कल्पना कीजिए एक ऐसे युद्ध के मैदान की जहां इतना भयानक नरसंहार हुआ है कि पूरी धरती खून से लाल हो चुकी है। और उस खून को धोने के लिए, उस रक्तरंजित मिट्टी को साफ करने के लिए एक राजा को एक पूरी नदी का रुख मोड़ना पड़ता है ताकि वहां एक झील बनाई जा सके। हाँ, और ये कोई फैंटेसी फिल्म का दृश्य नहीं है। ये 12वीं शताब्दी के अजमेर की एक एकदम वास्तविक ऐतिहासिक घटना है, अरणोराज द्वारा आना सागर झील का निर्माण। बिल्कुल। और ये घटना अपने आप में इंसानी फितरत के उस सबसे बड़े विरोधाभास को दर्शाती है। मतलब जहां एक तरफ चरम हिंसा है तो दूसरी तरफ उसी हिंसा की राख पर सुंदरता का निर्माण। एकदम सही कहा आपने। और यही वो जगह है जहां इतिहास केवल तारीखों और पन्नों की कैद से बाहर निकलकर असल मायने में जीवित उठता है। बिल्कुल। और इसीलिए आज के हमारे स्रोतों में शुरुआत में ही एक बहुत ही स्पष्ट और व्यवहारिक हिदायत दी गई है। हिदायत यह है कि किसी क्लर्क या मशीन की तरह बस लंबे लंबे नोट्स बनाने और नामों को रटने से इतिहास समझ में नहीं आता। हाँ, असली समझ तब विकसित होती है जब हम सुनकर इन ऐतिहासिक घटनाओं के पीछे के क्यों और कैसे पर ध्यान देते हैं। सही बात है। और हमारा आज का ये गहन विश्लेषण इसी मिशन पर आधारित है। चलिए इसे थोड़ा खोलकर देखते हैं। आज हम राजस्थान के इतिहास के उस भारी भरकम अध्याय की गहराई में उतरने वाले हैं जिसे चौहान राजवंश कहा जाता है। इस राजवंश के उभार को पूरी तरह से समझने के लिए हमें पहले उस बड़े कैनवस को देखना होगा जिस पर ये कहानी रची गई। मेरा मतलब है 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच का जो 480 वर्षों का कालखंड है। अच्छा, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से लेकर 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी तक का समय है ना? बिल्कुल। इतिहास में इसे राजपूत युग के रूप में स्थापित किया गया है। ये वो दौर था जब सत्ता का मतलब सिर्फ किसी सिंहासन पर बैठना नहीं था। हाँ, बल्कि विदेशी आक्रमणों की लगातार आ रही लहरों के बीच एक विशाल क्षेत्र की अखंडता को बनाए रखना था। एकदम सही। लेकिन एक सवाल जो हमेशा परेशान करता है वो ये है कि जो लोग इतने लंबे समय तक ढाल बनकर खड़े रहे, वे अचानक से आए कहाँ से? चौहानों की उत्पत्ति को लेकर स्रोतों में इतने सारे सिद्धांत हैं कि ये किसी भूल भुलैया जैसा लगता है। हाँ, और सबसे ज्यादा चर्चा अग्निकुंड सिद्धांत की होती है। इसका जिक्र चंदबरदाई के ग्रंथ पृथ्वीराज रासों में मिलता है। वही जिसमें आबू पर्वत पर वशिष्ठ ऋषि के यज्ञ कुंड से 4 योद्धाओं के निकलने की बात है। बिल्कुल वही। गुर्जर प्रतिहार, परमार, चालुक्य जिन्हें हम सोलंकी भी कहते हैं, और चौहान जिन्हें तब चाहमान कहा जाता था। और दिलचस्प बात यह है कि मुहनोत नैन्सी और सूर्यमल मिश्रण जैसे विद्वान भी इसका समर्थन करते दिखते हैं। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो क्या ये सब सत्ता हासिल करने के बाद खुद को महान साबित करने का एक प्राचीन पब्लिक रिलेशंस या पीआर स्टंट नहीं लगता? मतलब आग के कुंड से इंसान के पैदा होने की बात को आज के दौर में ऐतिहासिक तथ्य कैसे माना जा सकता है? यह सबसे रोचक बात यह है कि इस सिद्धांत को अक्षरिक या लिटरल रूप में लेना ही हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। हमारे स्रोत इसकी बहुत सटीक और तार्किक व्याख्या करते हैं। अच्छा, वो कैसे? देखिए, आज भी हिंदू विवाह या अनुष्ठानों में अग्नि को साक्षी माना जाता है ना? तो अग्निकुंड से उत्पत्ति का अर्थ ये नहीं है कि वे भौतिक रूप से आग से पैदा हुए। समझ रहा हूँ। यह दरअसल अग्नि को साक्षी मानकर ली गई एक शपथ, एक शुद्धि या एक राजनीतिक दीक्षा का प्रतीक है। ओह, समझ गया। मतलब उस समय के सामंती ढांचे में जब विदेशी हमले हो रहे थे, इन योद्धाओं को एक नई वैधता या एक नया कमिटमेंट चाहिए था। एकदम सही। यह एक तरह का सामाजिक और राजनीतिक पुनर्जागरण था। ये नजरिया समझ आता है कि ये एक राजनीतिक दीक्षा थी। लेकिन अगर ये केवल एक शपथ थी तो फिर अलग अलग ग्रंथ उन्हें अलग अलग देवताओं से क्यों जोड़ते हैं? जैसे पृथ्वीराज विजय और हमीर महाकाव्य उन्हें सूर्यवंशी बताते हैं। हाँ, और वहीं हरियाणा के हाँसी या माउंट आबू के अचलेश्वर मंदिर के शिलालेख उन्हें चंद्रवंशी घोषित कर देते हैं। वही तो। यहाँ तक कि रायपाल के शिवाड़ अभिलेख में तो उन्हें सीधे भगवान इंद्र का वंशज बता दिया गया है। ऐसा लगता है जैसे हर शासक अपनी सुविधानुसार एक नया देवता चुन रहा था। देखिए, सत्ता को हमेशा वैधता की जरूरत होती है। जब कोई राजवंश एक बड़ा साम्राज्य बनाता है तो जनता को यह विश्वास दिलाना जरूरी होता है कि वे उन पर राज करने के लिए ही पैदा हुए हैं। हाँ, ये तो है। दैवीय उत्पत्ति का दावा करना पूरे विश्व के इतिहास में एक आम राजनीतिक उपकरण रहा है।
लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जब हम कर्नल जेम्स टॉड और विलियम क्रूक जैसे विदेशी इतिहासकारों के नजरिए को देखते हैं तो वो एक बिल्कुल ही अलग दावा करते हैं। उनका कहना है कि चौहान असल में विदेशी थे, शक या हूण जातियों के वंशज, जो बाद में भारतीय समाज में घुल मिल गए। और अलेक्जेंडर कनिंघम तो 678 ईस्वी के ब्रोच गुर्जर ताम्रपत्र का हवाला देकर उन्हें कुषाण या यूची जाति से जोड़ देते हैं। मुझे इसमें एक दिलचस्प पैटर्न दिखता है। कैसा पैटर्न? क्या ऐसा नहीं लगता कि जेम्स टॉड जैसे ब्रिटिश इतिहासकार जानबूझकर राजपूतों को विदेशी साबित करना चाहते थे? शायद ये दिखाने के लिए कि भारत पर तो हमेशा से विदेशियों ने ही राज किया है, इसलिए अंग्रेजों का अपना शासन भी ऐतिहासिक रूप से जायज है। ये इतिहास लेखन की राजनीति का एक बहुत गहरा पहलू है। किसने, किस समय और किस उद्देश्य से इतिहास लिखा, ये बहुत मायने रखता है। लेकिन इन सब के बीच एक ब्राह्मण मत भी है जो ऐतिहासिक शिलालेखों पर आधारित है। अच्छा, ब्राह्मण मत। हाँ, बिजुलिया शिलालेख के आधार पर गोपीनाथ शर्मा ये तर्क देते हैं कि चौहान असल में वत्स गोत्र के ब्राह्मण थे, और कवि जान द्वारा लिखा गया कायम खां रासो भी इसी ब्राह्मण उत्पत्ति का समर्थन करता है। और स्रोतों में एक बात का खास जिक्र है कि कैसे समकालीन राजनीति और समाज में गोत्र आज भी कितना प्रासंगिक है। बिल्कुल। मतलब आज भी हम देखते हैं कि सामाजिक आयोजनों या चुनावों में गोत्र की चर्चा होती है। हालांकि हम यहाँ किसी राजनीतिक पक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, बस स्रोतों में दिए गए उदाहरण का जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारा उद्देश्य सिर्फ ये दिखाना है कि चाहे अग्निकुंड का प्रतीकवाद हो, सूर्यवंशी होने का गौरव हो या वत्स गोत्र का दावा, ये स्पष्ट है कि चौहान राजवंश की जड़ें बहुत जटिल थीं। हर कालखंड ने उन्हें अपने नजरिए से परिभाषित किया। उत्पत्ति के इन मित्तकों से बाहर निकलकर अगर हम उनके भौतिक विस्तार को देखें तो भाषा और भूगोल दोनों का सफर बहुत दिलचस्प रहा है। क्योंकि चौहान नाम रातों रात तो नहीं पड़ा होगा। जी नहीं, मूल रूप से ये नाम चाहमान था। जैसे हम आज के दौर में देखते हैं कि किसी विदेशी ब्रांड का नाम अलग अलग देशों में वहां के स्थानीय भाषा के हिसाब से बदल जाता है, चाहमान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हाँ बिल्कुल, भौगोलिक दूरियों और बोलियों के प्रभाव में चाहमान पहले चवाण बना, जैसे आज भी महाराष्ट्र में कई लोग इस उपनाम का प्रयोग करते हैं। और फिर पीढ़ियों के गुजरने के साथ ये अपभ्रंश होकर चौहान के रूप में स्थापित हो गया। सही कहा। और इस भाषाई सफर के साथ साथ उनका भौगोलिक ठिकाना भी बदल रहा था। स्रोतों के अनुसार उनका प्रारंभिक स्थान सपादलक्ष था। सपादलक्ष, ये आज का कौन सा इलाका है? ये आज की सांभर झील के आसपास का क्षेत्र है, और उनकी पहली राजधानी थी अहिछत्रपुर। यहाँ पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। अहि का अर्थ होता है सर्प या नाग, तो ये नागों का शहर यानी नागपुर हुआ, जो अपभ्रंश होकर धीरे धीरे आज का नागौर बन गया। एकदम सही पकड़ा आपने। और इस भौगोलिक शुरुआत को समझने के लिए बिजौलिया शिलालेख फिर से एक अहम भूमिका निभाता है। हाँ, इसके अनुसार वासुदेव चौहान, जिन्हें चौहानों का आदि पुरुष या संस्थापक माना जाता है, उन्होंने ही इस सांभर झील का निर्माण कराया था। लेकिन एक बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो ये कि ये शुरुआत में कोई संप्रभु या स्वतंत्र राजा नहीं थे। वासुदेव और उनके बाद के कुछ शासक असल में गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। अगर हम इसे आज की व्यापारिक भाषा में कहें तो ये एक तरह का फ्रेंचाइजी मॉडल था। ऊपर एक बड़ा ब्रांड है गुर्जर प्रतिहार, और ये उनके नाम पर उन्हें टैक्स देकर एक छोटे इलाके में अपना शासन चला रहे थे। बिल्कुल। लेकिन ये फ्रेंचाइजी मॉडल हमेशा के लिए नहीं टिक सकता था। एक समय आता है जब सामंत खुद को इतना ताकतवर महसूस करता है कि वो केंद्र की सत्ता को चुनौती दे दे। और ये बदलाव आया गोबक प्रथम के समय में, है ना? हाँ, गोबक प्रथम ने उस समय के प्रतिहार शासक नगभट्ट द्वितीय की अधीनता मानने से साफ इनकार कर दिया। ये एक बहुत बड़ा कूटनीतिक और सैन्य जोखिम था। और अपनी इस नवघोषित संप्रभुता को साबित करने के लिए उन्होंने सीकर में हर्षनाथ मंदिर का निर्माण कराया। मतलब प्राचीन काल में एक भव्य मंदिर बनवाना केवल धर्म का मामला नहीं था, ये एक राजनीतिक स्टेटमेंट था। बिल्कुल, ये घोषित करने का तरीका था कि अब हम किसी को टैक्स नहीं देते, हमारे पास अपना खजाना है, अपनी वास्तुकला है और अपनी स्वतंत्र सत्ता है। सामंत से स्वतंत्र शासक बनने के बाद तो जैसे इस राजवंश ने पीछे मुड़ के ही नहीं देखा। ये विस्तार का युग था, लेकिन विस्तार केवल तलवारों से नहीं होता, अर्थशास्त्र का इसमें बड़ा रोल होता है। हाँ, और स्रोतों में एक वाक्य है जो इस आर्थिक विस्तार को बहुत खामोशी से बयान करता है। चंदन राज के शासनकाल में उनकी पत्नी रुद्राणी, जिन्हें आत्मप्रभा भी कहा जाता था, वो पुष्कर झील में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाती थीं। सतह पर देखने में ये केवल शिव के प्रति एक गहरी भक्ति लगती है,
अगर हम इसे व्यापक परिदृश्य से जोड़ें तो 1000 दीपक जलाना केवल आस्था का विषय नहीं था। इसे अर्थशास्त्र के नजरिए से देखिए। हर दिन 1000 दीपकों के लिए निरंतर तेल की आपूर्ति, रुई की व्यवस्था, कुम्हारों द्वारा दियों का निर्माण और इन सब को प्रबंधित करने वाले लोगों की फौज। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी सप्लाई चेन है। ये दिखाता है कि चौहान साम्राज्य अब इतना समृद्ध हो चुका था कि वे इस तरह के खर्चीले अनुष्ठानों का नियमित प्रबंध कर सकें। क्या बात है। ये उनके नियंत्रण वाले व्यापारिक मार्गों और बढ़ती हुई आर्थिक शक्ति का सीधा प्रदर्शन था। ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है। भक्ति के आवरण में छिपी हुई शक्ति, और इसी शक्ति को सीमाओं के पार ले जाने का काम किया विग्रहराज द्वितीय ने। हाँ, उन्होंने अपनी ताकत को राजस्थान से बाहर निकाला और गुजरात के अहलपाटन में चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को पराजित किया। और अपनी इस विजय के स्मारक के रूप में उन्होंने भड़ौच में अपनी कुलदेवी आशापुरा माता का मंदिर बनवाया। स्रोतों में इस बात का विशेष उल्लेख है कि यह मंदिर आज भी कितना प्रासंगिक है। हाँ, और आज भी बड़े राजनेता और रविंद्र जडेजा जैसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर वहां दर्शन के लिए जाते हैं। एक शासक की असली विरासत यही होती है कि उसके द्वारा स्थापित किए गए सांस्कृतिक प्रतीक सदियों बाद भी समाज के मानसिक पटल पर हावी रहें। बिल्कुल। और इसी दौर में एक और प्रतापी शासक हुए गोविंदराज तृतीय। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में उन्हें वैरीघट यानी शत्रु संहारक की भारी भरकम उपाधि दी गई है। और ये उपाधि ऐसे ही नहीं मिली थी। उन्होंने गजनी से आने वाले विदेशी आक्रमणकारियों को मारवाड़ की सीमाओं पर ही रोक दिया था। ये एक स्पष्ट संदेश था कि चौहान अब केवल बचाव नहीं कर रहे थे, वे पलटवार कर रहे थे। लेकिन जब एक साम्राज्य इतना फैल रहा हो तो उसे एक मजबूत केंद्र की आवश्यकता होती है, और यहीं पर अजय राज का प्रवेश होता है। 1105 से 1133 ईस्वी का शासन। इन्होंने महसूस किया कि अगर साम्राज्य का और विस्तार करना है तो एक नया अभेद्य शहर चाहिए। इसलिए 1113 ईस्वी में इन्होंने एक नए शहर की स्थापना की, अजयमेरू, जिसे आज हम अजमेर कहते हैं, और इसे अपनी राजधानी बनाया। लेकिन मेरे लिए अजयराज के शासनकाल की सबसे हैरान करने वाली बात वास्तुकला नहीं बल्कि मुद्रा शास्त्र से जुड़ी है। आप उनके चलाए गए सिक्कों की बात कर रहे हैं ना? हाँ, उन्होंने अजय देव या अजय प्रिय नाम से चांदी के सिक्के चलाए और उन चांदी के सिक्कों पर अपनी पत्नी सोमल देवी का नाम गुदवाया। 12वीं शताब्दी के मानकों के हिसाब से ये कोई साधारण बात नहीं थी। मैं तो कहूंगा ये आज के मानकों के हिसाब से भी बड़ी बात है। जरा सोचिए, एक पुरुष प्रधान राजतंत्रीय समाज जहां राजा की सत्ता सर्वोपरि है, वहां एक राजा अपनी अर्थव्यवस्था की सबसे बुनियादी इकाई पर अपनी पत्नी का नाम लिखवा रहा है। ये सिर्फ प्रेम का इजहार नहीं था, ये सत्ता में रानी की सक्रिय भागीदारी, सम्मान और एक तरह की राजनीतिक समानता का प्रतीक था। बिल्कुल, एक रानी का नाम पूरी पृथ्वी पर सिक्कों के रूप में हाथों हाथ घूम रहा था। एकदम सही। एक संप्रभु शासक द्वारा अपनी मुद्रा चलाना उसकी स्वतंत्रता का चरम प्रमाण है, और उस पर रानी का नाम उस राजवंश की एक असाधारण और प्रगतिशील सोच को दर्शाता है। लेकिन अजमेर का इतिहास हमेशा इतना सुनहरा और कलात्मक नहीं रहा। इस शहर ने चौहान वंश का सबसे रक्तरंजित और नाटकीय दौर भी देखा। आप अर्णोराज, जिन्हें आनाजी भी कहा जाता है, उनके शासनकाल की बात कर रहे हैं? हाँ, ये वही अर्णोराज हैं जिनकी चर्चा हमने इस विश्लेषण के एकदम शुरुआत में की थी। इनका शासनकाल किसी शेक्सपियर के नाटक जैसा लगता है, जहां महान सफलताएं और भयानक त्रासदियां एक साथ चलती हैं। बिल्कुल। तुर्क आक्रमणकारियों ने अजमेर की तरफ रुख किया था। अर्णोराज ने अजमेर की तारागढ़ और नागपहाड़ की पहाड़ियों के बीच उन आक्रमणकारियों को घेर लिया। और स्रोतों में जिस तरह के भयंकर नरसंहार का वर्णन है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उस नरसंहार में इतना खून बहा कि पूरी धरती लाल होगी। और उस रक्तरंजित मिट्टी को शुद्ध करने के लिए 1137 ईस्वी में अर्णोराज ने चंद्रा नदी के जल को मोड़कर एक विशाल आनासागर झील का निर्माण कराया, जो कि केवल पर्यावरण को साफ करने का कृत्य नहीं था। बिल्कुल नहीं। मनोवैज्ञानिक स्तर पर यह अपनी जनता को ये बताने का तरीका था कि खतरा खत्म हो चुका है, खून धुल चुका है और अब साम्राज्य में शांति है। इसके साथ ही उन्होंने पुष्कर में भगवान विष्णु के तीसरे अवतार का वराह मंदिर भी बनवाया। हाँ, वराह अवतार,
जिसने पृथ्वी को हिरण्याक्ष नाम के राक्षस से बचाया था। ये एक बहुत ही शक्तिशाली राजनैतिक रूपक है। अर्णोराज खुद को एक ऐसे रक्षक के रूप में पेश कर रहे थे जिसने अपनी मातृभूमि को बाहरी राक्षसों से बचाया है। और उनके इस दबदबे को उनके दरबार में देवबोध और धर्मघोष जैसे विद्वानों की मौजूदगी और परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर जैसी विशाल उपाधियां और भी पुख्ता करती हैं। उनका राजनीतिक जीवन भी चालुक्यों के साथ संघर्ष और संधियों के बीच झूलता रहा। प्रबंध चिंतामणि और प्रबंध कोश जैसे ग्रंथों के अनुसार आबू के युद्ध में उन्हें चालुक्य शासक कुमारपाल से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि उन्होंने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज को हराया भी था और उनकी पुत्री कंचन देवी से विवाह किया था, लेकिन अर्णोराज की कहानी का अंत किसी विदेशी या चालुक्य दुश्मन की तलवार से नहीं हुआ। असली खतरा तो उनके अपने महल के भीतर पल रहा था। तो इस सब का अर्थ क्या है? एक महान शासक जिसने बाहरी सेनाओं को कुचल दिया, वो अपने ही घर की महत्वाकांक्षाओं का शिकार हो गया। ये उनके जीवन का सबसे काला अध्याय है। उनके अपने ही खून उनके पुत्र जगदेव चौहान ने सत्ता के लालच में उनकी हत्या कर दी। इसे इतिहास में पितृहंता कहा जाता है। जब एक बेटा अपने पिता का खून करता है तो वो केवल एक राजा को नहीं मारता, वो राज्य के पूरे सुरक्षा तंत्र और विश्वास को ध्वस्त कर देता है। बिल्कुल। सत्ता का ये लालच अजमेर के दरबार में एक भयानक अस्थिरता लेकर आया। माहौल इतना खौफनाक हो गया था कि किसी का भी जीवित बचना मुश्किल लग रहा था। और इसी डर की वजह से सोमेश्वर, जिन्हें बिजोलिया शिलालेख में प्रताप लंकेश्वर कहा गया है, उनकी पत्नी रानी कर्पूरी देवी को अपनी जान बचाकर वापस अपने मायके गुजरात भागना पड़ा। और यहीं पर इतिहास अपनी सबसे रहस्यमयी चाल चलता है। अगर जगदेव ने अपने पिता की हत्या ना की होती, अगर दरबार में वो खौफ ना होता, तो रानी कर्पूरी देवी कभी गुजरात ना भागती। और अगर वो गुजरात ना भागती तो चौहान राजवंश के सबसे प्रसिद्ध और अंतिम प्रतापी शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जन्म उस परिस्थिति और उस जगह पर नहीं होता। बिल्कुल। एक पितृहंता का लालच अनजाने में एक ऐसे भविष्य की नींव रख रहा था जिसे सदियों तक याद रखा जाना था। इतिहास का ये पूरा घटनाक्रम हमें एक बात बहुत स्पष्ट रूप से समझाता है। क्या? यही कि राजवंश केवल एक सीधी रेखा में आगे नहीं बढ़ते। वो उत्पत्ति के मिथकों से शुरू होते हैं, सामंतवाद से लड़कर संप्रभुता पाते हैं, अर्थव्यवस्था और कला को बढ़ावा देते हैं और कभी-कभी अपनों के ही विश्वासघात का शिकार हो जाते हैं। आज के इस गहन विश्लेषण में हमने ठीक यही देखा कि कैसे राजपूत युग की वो 480 साल की ढाल तैयार हुई। हमने अग्निकुंड के धुएं से लेकर विदेशी और ब्राह्मण उत्पत्ति के तर्कों को परखा। हाँ, नागौर के नागों से लेकर सांभर की झील और वहां से पुष्कर के 1000 दीपकों के पीछे का अर्थशास्त्र भी समझा। और फिर अजमेरू की स्थापना, सिक्कों पर रानी सोमल देवी का नाम और आनासागर झील के खून और पानी के उस विरोधाभास से गुजरते हुए हम जगदेव के उस क्रूर विश्वासघात तक पहुंचे। ये सब ये साबित करता है कि स्रोतों ने शुरुआत में जो सलाह दी थी वो कितनी सटीक है। इतिहास को रटा नहीं जा सकता। इसे इंसानी भावनाओं, महत्वाकांक्षा, प्रेम, कूटनीति, अर्थशास्त्र और धोखे के नजरिए से समझना ही असली समझ है। अब अंत में एक ऐसा विचार जिस पर गौर करना बहुत जरूरी है। हम अक्सर इतिहास को केवल उसके अंतिम नायकों के चश्मे से देखते हैं। जैसे चौहान वंश का नाम